अच्छा नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि हम महीने में या 2 महीने में एक बार इस बात की कोशिश करते हैं कि मुल्क के मईशत दानों को इकट्ठा करके मुल्क की माशी सूरत हाल पर गौर किया जाए। दुख और दर्द तो हमारे बहुत ज़्यादा हैं, सलामती के भी मामलात हैं, सियासत भी उलझी हुई है और बहुत से मामलात हैं, लेकिन मईशत भी ऐसी चीज़ है जो हमें फंसा कर बैठी हुई है। बट अटके हुए हैं हम कि ये ठीक हो तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ मुल्क के मामलात भी बेहतर होते हैं। ऐसी सूरत हाल है जिस पर कुछ अच्छा हमें गुफ्तगू करते हैं तो बड़े टेक्निकल बातें पता चलती हैं और सुनते भी हैं और खुश भी होते हैं और अंदाज़ा भी लगाते हैं कि यूँ हो जाएगा तो यूँ हो जाएगा, यहाँ से पैसे आ जाएंगे तो ये बन जाएगा, ये कर जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। आज एज़ यूजुअल हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सतीकी साहब मौजूद हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा। बड़ी सीधी सी बातें हैं। मैं मंडी में खुद जाता हूँ जी डॉक्टर साहब, और मंडी में जाता हूँ 450 रुपये किलो ये जिसे घिया कद्दू कहते हैं हम वो, और भिंडी 600 रुपये किलो। ये खुद ख़रीदी है, किसी और की बात नहीं है। मेरा ड्राइवर मुझे कहता है कि लहसुन अदरक ये चीज़ें वो थी, धनिया मिर्च तो खैर हम भी जाते थे तो फ्री मिलती थी, कि गांव में कभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पेश आई। अब आपको ना मार्केट में मिलती है ना देहात में, तो क्या मिल रही होगी किसी को। क्या सूरत हाल, क्या हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई नक्शा ही नहीं है। ज़री मुल्क हैं और ज़री मुल्क में ज़री मईशत का ये हाल है कि वो चीज़ें जो कि हमें आसानी से दस्तयाब होनी चाहिए वो भी दस्तयाब नहीं होती। इसमें कोई बड़ी मंतक की ज़रूरत है, या मईशत को समझने के लिए क्या क्या किया जाए कि आम आदमी तक उसके असरात पहुँचे। हम कहते हैं ये होगा तो वो होगा, और फिर 4 साल बाद 6 साल के बाद हमारी मईशत ठीक हो जाएगी। आप बताइए, कोई रास्ता है आपके सामने कि मुल्क की मईशत कैसे ठीक होगी? मोहतरम, आपका बेहद शुक्रिया। पहले एक बात हम तस्लीम कर लें कि खालिक कायनात ने हमारे और आपके मुल्क को जो इंसानी वसाइल दिए हैं, जो मादी वसाइल दिए हैं, जो इंतहाई शानदार महल वकू दिया है, यानी दिफा के लिहाज से भी, तिजारत के लिहाज से भी, हर लिहाज से, उसमें उनमें अगर दयानतदारी से हम पॉलिसियां बनाएं, अशराफिया की मईशत को ना पकड़ें, आज के यजीद को गले ना लगाएं, इख्तियारात को, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि अल्लाह ताला की अमानत है हर चीज़, वो अमानत में खयानत ना करें, तो दुनिया की कोई ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को ऐसी तेज रफ्तार तरक्की से रोक नहीं सकती जिसके समरात का बड़ा हिस्सा 25 करोड़ आवाम को मिले। तालीम, सेहत, महंगाई में कमी, खुशहाली, ये सब चीज़ें कुदरत ने फराहम कर दी हैं। और मैंने जो शराइत बताई हैं, एग्जैक्टली 100% हम उसका उल्टा कर रहे हैं। उसका ये नतीजा, ये मनूसत, जो भी आप कह लें, कर्जों की, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, मायूसी, बददिली, दहशतगर्दी, मुस्तकबिल से मायूसी, अगली नस्ल के मुस्तकबिल से मायूसी। जो मुल्क चाहता है यहाँ पर घुस के हमले कर देता है, कभी ड्रोन हमले हो जाते हैं, कभी अफगानिस्तान से जो है वो दहशतगर्दी हो जाती है। और भारत का तो है ही, कभी पानी रोक लेता है, कभी दूसरी हरकतें करता है। ये सब हमारी हरकतों का एक अजाब है। जब तक ये हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। आप 10 लाख प्रोग्राम कर लें, ठीक है। बिल्कुल। मैं आज भी कह रहा हूँ कि वसाइल इतने जबरदस्त हैं कि मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, अल्लाह के फजल करम से हमारी तरक्की की रफ्तार जो है भारत से ज्यादा होगी, अगर ये शराइत कर ले। पहले तो हम ये मान लें। ठीक है। तो ये क्या हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? जवाब है कि नहीं करना चाहते, क्योंकि जो अशराफिया है, ताकतवर तबके हैं, उसमें ताजिर भी हैं, सनतकार भी हैं, सियासतदान भी हैं, मेंबरान पार्लियामेंट भी हैं, उसके बाद उल्मा भी हैं, इदारे भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, अदलिया भी है, हर शख्स शामिल है। उनका कहीं न कहीं मनफी किरदार है, और वो सब आपस में इकट्ठे हैं। ठीक। और इस अशराफिया ने, बैरूनी अशराफिया जिसमें अमेरिका और IMF है, उनको गले लगा लिया है। करप्शन बेतहाशा है, आइन को रद्दी की टोकरी में उठा के फेंक दिया है। आइन को हम, और मंशूर जिसकी बुनियाद पर मुंतखब होकर आते हैं, उसको उठा के फेंक देते हैं। और मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो इतनी कोशिशें करती है, कभी इलेक्शन की, कभी रिजर्व सीट्स की, कभी सियासतदानों की, इसकी, कभी वो भी तो ये कहे कि भाई इसके अलावा भी तो कोई मसला है ना, कि आइन भी तो कोई चीज़ है, कोई मंशूर भी तो कोई चीज़ है, वो नहीं करते। तो अब अगर आपने चूंकि एक अहम बात की है, मैं आपको 1 मिनट में एक हल बताने की कोशिश करता हूँ। अगर ये हल करने के लिए तैयार आप हैं तो ठीक है, वरना कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ।
अभी भी IPPs के मसले पे जो कुछ हुआ, आपने देखा बहुत हंगामा हुई, मैंने कहा था ये गैर जरूरी है, वो झाग की तरह बैठ गया बड़ी हद तक, और कुछ मिलेगा भी तो 100 अरब रुपए मिल जाएंगे। दूसरी तरफ ताजरों की हड़ताल पे हड़तालें शुरू हो गई, उनकी हिमायतें शुरू हो गई। अरे भाई उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कोई चौथी कुव्वत इस मुल्क में, कोई चौथी कुव्वत एक हड़ताल ये कर दे, सिर्फ एक नोटिस देने के बाद, और कुछ नहीं, न ताजरों को हड़ताल की जरूरत है, न मैं IPPs में, वो सब जो है पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है उससे, एक करें। हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया कि FBR जो कुछ वसूली कर रहा है 9,000 अरब की, वो उसको 24,000 करना चाहिए, यानी 15,000 अरब रुपए वो कम कर रहा है। वजीर खजाना ने कहा जी 6,000 अरब रुपए की तो टैक्स की चोरी हो रही है, खुद कह रहे हैं वो, जो एक साल में करना मुमकिन है। कोई चौथी कुव्वत इस मुल्क की इसके लिए कहने के लिए तैयार नहीं है कि 15,000 अरब का आप एक हिस्सा वसूल करके दिखा दें। जो 6,000 अरब रुपए की चोरी वो कर दे, क्यों करें? आप IPP में 200 अरब रुपए आपको मिल जाएगा। तो इसलिए कि वो जंग है ताकतवर तबकों की, ये ताजिर सनतकार डोनेशन भी देते हैं, हुकूमत में भी लाते हैं। तो अगर कोई, मैं आपको कहता हूँ चौथी कुव्वत ये कहे कि भाई ये जो 15,000 अरब रुपए वज़ीर आज़म ने कहा है, ये तो PR के लिए कहा है, इसमें आप सिखों को भी मिला लीजिए, आप इसमें काला धन भी मिला लीजिए, तो 22,000 अरब रुपए बनता है। इसका एक हिस्सा अगर आप एक साल में वसूल कर लें तो पाकिस्तान के सारे मसले हल। कोई एक पार्टी, कोई सियासतदान, कोई आलिम दीन, कोई दानिश्वर, कोई इदारा ये बात करने के लिए तैयार नहीं है कि ये 15,000 या 22,000 अरब रुपए इनकी भी वसूली की कोई जरूरत है। ये चौथी कुव्वत कोई मौजूद ही नहीं है, कहीं नहीं है। मीडिया भी नहीं बात करता इसमें, वो भी यही बात करते हैं कि जी बेल का क्या हुआ। अब मैं कह रहा हूँ, एक दरखास्त कर रहा हूँ कि 15 या 22,000 अरब रुपए आप टैक्स वसूल कम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आप साबित कर सकता हूं कि माजी में जो हम बचतें किया करते थे, उससे 10 मुल्क की बचतों के बाद 10,000 अरब रुपए एक साल में हम कम वसूल कर रहे हैं। ये उस 15,000 के अलावा है। अगर ये होते तो आपके काम आते। बैंकों की निजकारी के बाद जो तबाही आई, बर्बादी आई, उसकी वजह से सरमायाकारी खत्म हो गई। क्यों? उन्होंने 30,000 अरब रुपए हुकूमत को कर्जे दे दिए जो उनका काम नहीं था। 12,500 अरब रुपए दिए सनत, तिजारत, ज़राअत के लिए। कोई ताजिर सनतकार ये नहीं कहता कि भाई मुझे 30,000 तो मुझे दो, 12,000 हुकूमत को दो, उल्टा तुम्हारा काम तो नहीं है। लेकिन वो भी इस पे बात नहीं कर रहे, तो मुल्क की सरमायाकारी भी नहीं आ रही, वो भी अपना खेल कर रहे हैं। अगर वो सब नहीं कर रहे तो मैं एक नुस्खा बताना चाहता हूँ। हमारे मोहतरम अदलिया 1843 के तहत बहुत सारे नोटिस लिए, बेशतर से मुल्क को नुकसान हुआ जो उन्होंने लिए, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, कौमी दौलत लूटने वालों को फायदा हुआ 184 से। मैं इसे दरखास्त कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से, पाकिस्तान की खातिर, आइन की खातिर, सलामती की खातिर, चूंकि आपने सलामती का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी बात आपने की कि मईशत के साथ आपने सलामती कर ली, लोग नहीं करते, आपने किया है। मैं ये कहता हूँ कि भाई 25A भी तो कोई चीज है ना। 25A में ये लिखा है कि 5 साल से 16 साल का एक बच्चा को लाजमी और मुफ्त तालीम देनी है। तो 50 मुकदमे बेलों की कर रही, एक मुकदमा 184(3) के तहत करें, और सियासतदानों को भी बुला लें, आप जो है वो वफाकी हुकूमत को बुला लें और ये कहें भाई ये 25A है, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ये तो फिर 2080 तक भी नहीं जाएंगे। अब मैं ये सुप्रीम कोर्ट है जी, ये 3 साल में आपको करना है। अब मैं बता रहा हूँ, आपको कहानी नहीं बता रहा। आप 3 साल में इन 26 मिलियन बच्चों को स्कूल भेजें, बताइए कितने नए स्कूल बने होंगे, कितनी डबल शिफ्ट होगी, कितने जो है असातिज़ा चाहिए, कितने और चाहिए, वो बजट आप मुझे बता दीजिए। 3 साल का 1/3 इस साल बजट में रखते हैं आप, 1/3 में पैसा कहाँ से आएगा? 22,000 अरब रुपए मैंने अभी आपको बताया कम वसूल हो रहा है। वज़ीर आज़म कहते हैं 15,000 सिर्फ FBR, तो उसके एक हिस्से में ये आ जाएगा। अगर ये कहे कि जनाब ये तो आप तालीम का बजट रख दीजिए ताकि 3 साल में ही 26 मिलियन बच्चे स्कूल चले जाएं, खत्म हो गई बात। उसके बाद उनसे ये कहें कि भाई जब आपने ये कर लिया ना, तो इसमें आप सूद की रकम जो कर्जों पैदा करनी है वो शामिल कर लें, वो तो करना ही है आपको, हमें करना है, हमारी फौज है, मुल्क को बचा रही है, ठीक है, कुछ उसमें बातें हो सकती है, लेकिन बहरहाल एक दफा के लिए हमें रखना है, वो भी आप रख दीजिए। फिर जो आपके मिनिमम अखराजात हैं वो रख दीजिए, 6,000 अरब रुपए आप निकाल दीजिए बजट खसारा, वो भी वो आप माइनस कर लें। बाकी जो बची है वो 22,000 से कम होगा, वो करें, साल वसूल करें। अगर वो ये फैसला दे दें और इस पर अमल दरामद करा दें, तो पाकिस्तान की खुशहाल तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो भी नहीं कर रहे। चौथी कुव्वतें जो हैं वो मौजूद नहीं है, जो सियासी कुव्वतें तीनों तो ने तो तबाह किया, ये तो हम मानते हैं तीनों पार्टियों ने, लेकिन कोई और मुतालबा भी तो नहीं कर रहा ना। जो बातें मैंने आपको बताई
वो मुतालबा क्यों नहीं कर रहे, मैं पूछना चाहता हूँ। आप ताजरों की हड़ताल के लिए गए, आप ये गए भाई 15,000 अरब रुपया वसूल करो, आईपीपी से तो 200 अरब भी नहीं मिलने वाला। तो अगर ये 15,000 अरब का एक हिस्सा मिल जाए तो आप जीएसटी को कम कर दें, आप पेट्रोलियम लेवी को कम कर दें, आम आदमी को फायदा होगा, बिजली के नर्ख आप कम कर दें। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं कहानी नहीं सुना रहा, 15,000 अरब की उनकी फिगर नहीं है, मगर मैं आपको एक फिगर और बता दूं, 22,000 अरब के अलावा हमारे तनख्वाहदार भाइयों ने 375 अरब रुपया टैक्स दिया एक साल में, 375 अरब। और जरी शोबे में जिसका हिस्सा 24% है जीडीपी में, 2.5 अरब, नजर नहीं आ रहा किसी को, 2.5 अरब रुपया एक्सपोर्टर टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स वाले नहीं दे रहे। तो समझिए, जब आप टैक्स नहीं देंगे और आप लेना नहीं चाहते, अशराफिया को नवाजना है, उन्हीं से डोनेशन मिलने हैं, उन्हीं से हुकूमत को मिलनी है, उन्हीं से मदरसों को ज़कात मिलनी है, वही खेल साला चल रहा है। ये कर लें आप, वो उसके लिए तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट कर ले एक। दूसरे ये कि हम हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि भाई जब 10 करोड़ आदमी गरीब हैं, गुर्बत है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से सिर्फ भिखारी पैदा हुए रहे, तो आप ये क्यों कहते हैं कि उसमें से 50 अरब रुपए अलग कर ले बेनज़ीर इनकम, वो तो आपने ऑलरेडी बजट में रखा है। बैंकों से ये कहें कि भाई 2 लाख 3 लाख रुपए आपने देने हैं, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, घरेलू खवातीन है, गाय भैंस के लिए, ज़राअत के लिए कर्जे दें, छोटे किसानों को उनको कर्जे दें, 2 लाख रुपए मिसाल के तौर पर दिया उसको चाहिए, तो 1.5 लाख कर्जा दे, 50,000 अरब रुपए उसको 50,000 आपको दे दें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से, वो जो 50 अरब रखे वो माफ हो जाएगा, वो कर्जा अदा कर देगा। वो अभी भी खैरात है, जब वो माफ होगा तो 2 लाख रुपए जो आपने उससे दिया वो अपना रिस्क कमाएगा, वो गुर्बत से निकल जाएगा। तो 50 अरब से 250 अरब रुपए का आप कर्जे देके करोड़ लाखों आदमियों को रोजगार दे सकते हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था, जो कुरान ने। अगर ये 3 साल करें तो ये खत्म हो गया। यानी कोई ऐसी चीज करने के लिए तैयार नहीं है जिससे गुर्बत कम हो, स्मगलिंग कम हो, रुपए की कदर जो है वो मजबूत हो। खैरात देते हैं, इमदाद नहीं देते लोगों को, ये बात नहीं, खैरात इसलिए देते हैं कि उसमें भी गबन होता है ना। ठीक बात, उसमें भी गबन होता है। ठीक बात। देखिए, सवाल एक जुमला में बता दूं, अगर हम ये हरकतें नहीं करते, 37 महीने तक मईशत तबाह बर्बाद रहेगी, मैं आपको लिख के देता हूँ। उसके 2027 के बाद ये IMF के पास जाएंगे अगले प्रोग्राम के लिए, वो खुदकशी होगी। उस वक्त जो है वो आपके गिर्द जो घेरा आज तक किया जा रहा है, वो रस्सी गर्दन की खींच दी जाएगी। उस वक्त हमारी जरूरत इतनी नहीं होगी जितनी आज है। उस वक्त से डरें। चौथी कुव्वत अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये जिम्मेदारी नहीं लेती, तो आप मुझे ये कहने दें कि उनकी जिम्मेदारी है। 25A की अमल दरामद कराना उनकी जिम्मेदारी है, सिर्फ रिजर्व सीट उनकी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ बेलों की दरखास्तें लेना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अदब से मैं कह रहा हूँ उनकी ये भी जिम्मेदारी है। वो कहें कि जी आप ये 25A का पैसा रखें और उसके बाद बजट बना के दिखाएं कि 3 साल में आप कैसे इन चीजों को ठीक करेंगे, कैसे सेहत इलाज मुआवजा करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुव्वत है, हमारे पास टैक्सों की वो नहीं कर रहे। ठीक बात, ठीक बात। सब गठजोड़ बना लिया है। इसका मुझे खौफ है कि हम कहीं खुदा न खास्ता बड़े खतरे में नजर पड़ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत तफसील के साथ और बहुत वजाहत के साथ आपने सूरत-ए-हाल बता दी कि किस तरह प्रिविलेज क्लास आम आदमी को एक तरह से बिल्कुल सारी सूरत-ए-हाल से बेदखल किए बैठी है। हमें अगर मुल्क को बेहतर करना है तो सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं। इनका कहना है कि आप बेल भी करते हैं, ज़रूर करें, आप रिजर्व सीटें भी दिलाएं, ज़रूर दिलाएं, लेकिन लोगों को ये आप जो आइन में तय है कि इस साल से इस साल 5 साल से लेकर 6 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक तालीम दिलाना हुकूमत का फ़र्ज़ है, तो ये फ़र्ज़ तो पूरा करें। आइनी तकाजा ये, आइनी तकाजा वो, आइनी तकाजा ये, और भाई ये भी तो आइनी तकाजा है ना, इसको पूरा करें। इसको पूरा क्यों नहीं करते? बहरहाल एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जी नाज़रीन इकराम, हम हस्बे मामूल मुल्क की मईशत पर जो 1 महीने बाद 2 महीने बाद गुफ्तगू किया करते हैं वो कर रहे हैं। और हमारे साथ मुल्क के इस सेगमेंट में मुमताज़ माहिरीन मईशत 2 बहुत नामवर लोग मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हैं, नाम ही काफ़ी है, और प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, उनका भी मैं कई बार तारफ़ करा चुका हूँ, वो भी मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। दोनों से मैं राय लेना चाहता हूँ, सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। हम रोज़ सवाल उठाते हैं पाकिस्तान की सलामती का, पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की सियासत का, और महंगाई जो फैली हुई है, आम आदमी को कुछ मिल नहीं रहा, बिजली बिल महंगे हो गए हैं, कुछ फ़ायदा पहुँचता है तो IPPs का ऐसा शोर मचा हुआ है कि लगता है कि जैसे कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो हमें भुगतना पड़ेगा।
क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा है, कोई बेहतरी की नज़र आती कि नहीं आती? यही वो सवाल है, एक ही सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर इकरामुल हक साहब से पहले पूछूंगा, फिर डॉक्टर कैसर असलम साहब से पूछूंगा। जी डॉक्टर इकरामुल हक साहब, क्या आपको क्या नज़र आती है पाकिस्तान की मईशत? हम इंटरेक्शन जो भी है इसमें करते हैं और देखते हैं क्या नक्शा निकलता है हमारे सामने। जी शुक्रिया सिद्धार्थ साहब। मेरा ख्याल है कि मईशत की जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो सबके लिए परेशान कुन है, क्योंकि बावजूद इसके कि हमने IMF की सारी शर्तें पूरी की, मगर अभी एग्जेक्टिव का जो उनका बोर्ड की मीटिंग थी उसमें हमारा नाम नहीं आ सका। तो उससे अनसर्टिनिटी की वजह से फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट भी चूंकि उसी परसेप्शन पे चल रही होती है तो वो भी काफी नीचे। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा मसला आम लोगों की जिंदगी का है कि जो महंगाई के ऊपर अब गवर्नमेंट का तो ये इस वक्त दावा है कि जो खाने पीने की चीजें हैं वो सस्ती हो रही हैं और सिंगल डिजिट पे प्रोजेक्शन की है, लेकिन दूसरी तरफ शरह सूद जो है वो अभी भी बहुत हाई है, 19.5% पे है। तो अब देखते हैं कि स्टेट बैंक इसको कम करता है या नहीं करता। मगर एक बड़ा खतरा जो स्टेट बैंक को नजर आता है कि इसको कम ना किया जाए, वो जो टैक्सों की शरह बहुत ज्यादा है और मजीद टैक्सेस लगने का इम्कान भी पैदा हो सकता है, क्योंकि इस दफा FBR अपना हदफ पूरा नहीं कर सका इस महीने का। और ये क्रिटिकल भी था क्योंकि इसकी वजह से IMF के प्रोग्राम पे ये हम अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ कि 2 महीने हमारा जो है वो मंथली टारगेट पूरा नहीं होता तो फिर हमें कम से कम एक शर्त तो माननी पड़ेगी कि हम पेट्रोलियम पे इस वक्त जो 60 रुपए पेट्रोलियम लेवी है उसके अलावा GST भी 18% ऑफिस करें, तो इससे तो और चीज़ें महंगी होंगी। तो इस मुश्किलात की वजह से जो इंटरनल फ्रंट पर भी हैं और एक्सटर्नल पर भी हैं, हुकूमत जो है वो अपने तय तो सारे जो है वो इक़दाम उठा रही हैं, मगर जाहिर है कि जिस मुश्किल में हम हैं इसमें निकलने के लिए कोई फौरी जादू की छड़ी तो नहीं होगी, मगर अगर इस्लाहात सही डायरेक्शन में शुरू कर दी जाए तो बेहतरी 2-3 साल में नजर आ सकती है। ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। जी डॉक्टर कैसर असलम साहब, आप क्या कहते हैं कि IMF ने एग्जेक्टिव बोर्ड ने पास नहीं किया, हमें और शरायतें सख्त लग सकती हैं? डॉक्टर साहब एक बात में बड़ा यानी कीमतें जो बाज़ार में है, मंडी की कीमतें, मैं कहता हूं कि सब्जी इतनी महंगी लोगों को मिल रही थी कि जिसकी मंडी में से, बाजार में नहीं मंडी में से, दवाओं मेडिसिन की कीमत की ये हालत हो गई है कि आज जाएं जो चीज़ 10 रुपए की मिलती है कल 12 की मिलेगी, परसों वो 14 की होगी, उसके अगले दिन 18 की होगी। ये कैसे क्या क्या मईशत है हमारी? जी डॉक्टर कैसर असलम साहब। शुक्रिया सर। पहले तो डॉक्टर इकरामुल हक ने जो बातें की हैं वो बहुत जी जी हैं, वो बहुत सही, मगर मैं ये नहीं समझता कि हुकूमत ने जो है वो IMF की बातें सारी शर्तें मानी हैं। मैं एक शर्त है कि पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए, हमने वहाँ पॉवर्टी के लिए कुछ नहीं किया। उनकी शर्त है कि ट्रांसपेरेंसी हो, हमने ट्रांसपेरेंसी में कुछ नहीं किया। उनकी एक शर्त है कि हम प्राइवेटाइज करें चीज़ों को, हमने अभी तक वो प्रोसेस को पूरी तरह ठीक ही नहीं किया। उनकी कई ऐसी शर्तें हैं जो जिनको हमने टच ही नहीं किया। उनकी शर्त है कि अमीरों पे टैक्स लगाया जाए, उन्होंने टैक्स फिर उन्हीं पे लगाया है जो पहले टैक्स लगाते हैं। सो शायद कई शर्तें मानी हो हमने, मगर जो उनकी बड़ी मेन स्ट्रीम शर्तें हैं वो हमने नहीं मानी हुई। दूसरी बात जो आपने कही वो भी मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत के दावे सही नहीं है। महंगाई हो रही है जबकि बिजली भी महंगी हो रही है, लोगों को लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल जो है वो कभी महंगा हो जाता है कभी सस्ता हो जाता है, डॉलर भी, स्टॉक मार्केट भी ऊपर नीचे जाती है, तो चीज़ें रोज महंगी हो रही हैं। प्रोविंशियल जो प्राइस कंट्रोल की मैकेनिज्म्स हैं वो फाल नहीं है, वो करप्ट हैं। करप्शन उसी तरह है, लोग पैसे बना रहे हैं, स्मगलिंग उसी तरह है। तो इस में शायद वो 1-3% लोग जो स्मगलिंग करते हों, जो बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हों, जो एक्सपोर्ट करते हों, उनके लिए तो खबरें ठीक होंगी, मगर ना बेरोजगारी कम हो रही है जो कहीं 8% के करीब है, ना ही इन्फ्लेशन नीचे आ रही है,
शरह सूद थोड़ा सा नीचे लाए हैं, मगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं मान रहे उसको। वो कहते हैं सिंगल पे आए, जितना वक्त लगेगा उसमें उतना ही हम सरमायाकारी नहीं कर सकेंगे। छोटे कारोबारी जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से लिंक ही नहीं है, लोग यहाँ से पर बेच के बाहर जा रहे हैं। सो चीजें उस तरह नहीं है जिस तरह हम समझते हैं। ठीक, मगर जी बात करें आप। कह रहा हूँ कि मुझे तो बजट के बाद कोई ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आई जो शायद मईशत को एक डायरेक्शन में लेके जाए। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब वादे करते नजर आते हैं। मुझे ना फॉरेन सीपैक भी कोई बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहा, अमेरिका से भी हमको बहुत अच्छे तरीके से दोस्ती नहीं कर रहे, जो सारा है IMF के तादाद में 24 बिलियन डॉलर देना है। हमें वादा 13 बिलियन डॉलर के हुए हैं, अभी भी बहुत सारे पैसे हैं जो हमने कहीं से इकट्ठे करने हैं। तो और IMF ने इस दफा अपने उसमें नहीं रखा, 7 बिलियन हमें नहीं मिले, तो खासी मुश्किल तरीके नहीं। ठीक बात, दोबारा आता हूं आपकी तरफ। जी इकरामुल हक साहब, ये बात तो बिल्कुल, जो महंगाई होती है, आम आदमी जो कहता है, मैंने जानबूझ के वो सवाल आप लोगों के सामने रखा, हालांकि इतना छोटे सवाल बड़े लोगों के सामने रखते मुझे शर्म भी आती है कि आज मैं मेडिकल स्टोर पर जाता हूं, जो दवाई 10 रुपए की मिलती है अगले दिन 12 की, उससे अगले दिन 14 की, उससे अगले दिन 18 की। ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं? बैड गवर्नेंस है या बैड इकोनॉमी है? क्या चीज़ है ये जिसकी वजह से हम फंसे हुए हैं? बाकी बहुत सी बातें जो आपने की हैं और डॉक्टर कैसर साहब ने की है, क्या कोई रास्ता है? वो कहते हैं कि IMF की बहुत शराइत हमने मानी नहीं है, और अगर हम मान लेंगे तो और फंस जाएंगे। जी, अद्वियात की तरफ तो ये मसला हुआ था कि इस बजट में सेल टैक्स उन्होंने कहा था कि आप इस पे पूरा चार्ज करें, और मैं अर्ज कर रहा था कि जो टैक्स से रिलेटेड बहुत सी ऐसी वो शराइत थी जिनका बराह रास्त आम लोगों की जिंदगी पे असर होता, वो तो हमने फौरी मान ली। और जहां 4 ट्रिलियन के टैक्स एक्सपेंडिचर यानी कि जो बरात दी गई हैं जिसकी वजह से वो हमने ख़त्म नहीं की, तो इस हद तक तो मैं डॉक्टर कैस साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हम भी सिलेक्टिवली फिर IMF की बात मानते हैं जहाँ हमें सूट करता है। और जाहिर है कि चूँकि लेटेस्ट इकॉनमी का मसला ये है कि उनकी मराद जो हैं जिनमें टैक्स फ्री मैं अर्ज किया कि अब 4 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी हैं, अगर उसमें से आधी भी वापस कर ली जाती तो शायद नए टैक्सेस ना लगाने पड़ते और ये महंगाई ना होती। अब ये सारा रॉ मटेरियल पहले तो 0 रेट पे आ रहा था, अब इस पे 18% का जब आप सेल टैक्स नाफिज करेंगे तो कीमत बढ़ेगी। बिजली की वजह से भी हमें पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। बहुत सी कंपनी जैसे फाइजर वगैरह तो यहाँ से जाने का भी अब इरादा कर रहे हैं, क्योंकि डिवैल्यूएशन की वजह से भी उनको बहुत प्रॉब्लम्स हैं और फ्यूचर भी उनकी नज़र में इसलिए अनसर्टन है कि पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी का कोई जवाब किसी से भी उनको नहीं मिलता कि अगर हम यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें तो क्या करें। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ बांग्लादेश में तो जब जेनरिक हो गया तो फिर उनके यहाँ अद्वियात उस वक़्त से उनकी जो थी वो कीमतें बहुत नीचे हैं, मगर हम उसको भी नाफिज नहीं कर सके हैं। और जाहिर है कि अब तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतनी ज़्यादा है। हमने जेनरिक एक बार किया था डॉक्टर साहब, एक बार जेनरिक हमने किया था, लेकिन फिर हमने विड्रॉ करना पड़ा भुट्टो साहब के ज़माने में, शायद कामयाब नहीं। हमारे यहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा है कि हम उसको खुद ना काम कर बैठे हैं। जी, बांग्लादेश में कामयाबी से 72 के बाद से हुआ और आज तक चल रहा है। तो काफ़ी जगह पर इंडिया में आपको पता है हमारे मुकाबले बहुत ही सस्ती हैं अद्वियात, और वो तो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट भी करते हैं इसकी। तो मेरा ख्याल है कि ये बेसिक हमारे यहाँ वही मसला है कि हमने ना तो हम इंडिजिनसली इंडस्ट्री को बढ़ा सके, यहाँ भी पैकिंग ही होती पर बाहर से आपको पता है एक्टिव रॉ मटेरियल आ जाता है, ना हम अपने बना सके। और इतनी जो इकॉनमी हमने बनाई वो सारी की सारी इंपोर्ट पे रिलायंट बना ली। अगर 90% इकॉनमी का दारोमदार ही इंपोर्ट पर हो और आप जितना मर्जी अपना जो है वो कोशिश भी करें तो फिर भी आपको वो गैप तो फिल नहीं होता। फिर करेंसी की इस वक्त हमारी हालत बहुत ही वीक है, उसकी वजह से कीमतें आपको पता ही है कि बढ़ी हुई हैं। मगर उसके साथ साथ जो हम मुकामी तौर पे बढ़ा रहे हैं वो हम बिजली महंगी करके, पेट्रोल महंगा करके और ये चीज़ें महंगा करके कर रहे हैं। ठीक बात। डॉक्टर कैसर साहब, हमने कुछ पिन पॉइंट किए थे कि हुकूमत ने कि जहाँ रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना पड़े या बिजली महंगी का मसला ना हो, कम हो मतलब उसमें हमने एग्रीकल्चर किया था, माइनिंग की थी, IT की थी।
उस पर भी क्यों नहीं चल पा रहे? क्या मसला है? कोई कहीं किसी फील्ड में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे? देखें, एक बात तो ये है कि जो अच्छे लोग हैं किसी भी फील्ड में, वो अब डरते हैं, कुछ बाहर चले गए, और शायद उनकी आवाज पॉलिसी मेकर्स तक, प्लानिंग कमीशन तक उस तरीके से नहीं पहुंच रही। प्रॉब्लम जहां है वो ये है कि हमारे हुक्मरानों को, वो पॉलिटिकल हुक्मरान हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्मरान हो, उनको उनके मुंह पे करप्शन या पिलफरेज लगी हुई है। तो जब पैसे मांगते हैं या पैसे खाते हैं तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन पे भी होता है, कंजम्पशन पे भी होता है, आम आदमी पे भी होता है। तो वो फैसले मुल्क के हक में उस लेवल पे हो नहीं सकते जब आप अच्छी नीयत से वो फैसले नहीं कर रहे इन कॉन्टेक्स्ट। मुझे ये नहीं समझ आई, हम कमीशन भी बनाते हैं, हम 5-6 लोगों को इकट्ठा भी कर लेते हैं और वो काबिल भी होते हैं, मगर जब उनके फैसले हम माने ही नहीं तो फिर चीजें वहीं रहती हैं। हमें नहीं पता या मुझे नहीं पता कि हम किसी और को देख के ये फैसले करते हैं या हमें समझ नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि हम नए जो तरीके हैं दुनिया के, हमारे हुक्मरान उस तक पहुंचे नहीं हैं। वो बड़े खुश हैं कि उनकी तनख्वाहें भी मिल रही हैं, उनको मुफ्त पेट्रोल भी मिल रहा है, प्रिविलेज क्लास की इकोनॉमी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी नाज़रीन इकराम। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बात को वहीं शुरू करते हैं जहां ख़त्म की थी। जी डॉक्टर कलामुल हक साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, आपको कोई रास्ता नज़र आता है कि कहीं कोई फलाह की सूरत बने, बेहतरी की सूरत बने और हमारी मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो सके, आम आदमी को भी कुछ रिलीफ मिल सके और प्रिविलेज क्लास से उनके कुछ चीज़ें लेकर हम आम आदमी तक पहुँचा सके? कुछ नज़र आता है जी? फिलहाल तो जो ढांचे में तब्दीली की बातें तो बहुत होती हैं, मगर उस पर अमल दरामद तो शुरू नहीं हुआ। आज कैसर बंगाली साहब ने इस्तीफा देते हुए 2 कमेटियों से, जो अखबार में हमने उनका बयान पढ़ा, तो उन्होंने फरमाया कि मैं तो चाह रहा था कि नीचे के तनख्वाहदार तबके की वहाँ जो बेहतरी होती है उसकी बजाय उन्होंने 17 से 22 तक के मफादात को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, और जो भी ऑस्टेरिटी मैयत के लिए उनको कहा गया उसका बिल्कुल उलट किया उन्होंने। तो इससे यूँ लग रहा है कि जो थोड़ी सी होप थी कि शायद अब हमने कुछ लेसन लर्न कर लिए हों और इस तरह प्रोग्राम में जाने के साथ हम वो इस्लाहात जरूर करें जो बहुत अरसे से हम नहीं कर पा रहे हैं। मगर अब आज की खबर से तो मुझे लग रहा है कि अभी स्टेटस को इसलिए है कि ऊपर जो फिर लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो फिर वही क्लास है जो ग्रेड 22 में होती है या 21 में होती है, और वो लोग नहीं चाहते कि उनके, आप देखिए कि वो गाड़ियों के मोनेटाइज्ड अलाउंस भी ले रहे हैं और गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल वहाँ जिस तरीके से ज़ाया होता है, और ये सारी चीज़ें जो है ये फिर इसका नतीजा यही निकलता है कि अल्टीमेटली हमारी पॉलिटिकल क्लास भी इन लोगों से, क्योंकि जाहिर है अगर इतने उन पर डिपेंडेंट हैं और वो कोई उनके बारी, जैसे मैंने अर्ज किया कि 4 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशन होना तो बहुत ही खतरनाक बात है कि एक तरफ हम लोगों पे बोझ डाल रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी मराहत ही वापस नहीं कर रहे हैं। अगर यही कर लिया जाए तो यहीं से 2000 अरब की फिस्कल स्पेस निकल आएगी जिससे हम आवाम को फायदा पहुंचा सकते हैं। जी ठीक बात है जी। जी डॉक्टर कैसर असलम साहब, तो आपको भी कोई रास्ता नज़र आता है? ये तो अभी लगते हैं हम फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं। डॉक्टर कलामुल हक साहब तो की बात से यही मुझे मालूम हुआ है और आपकी बात से भी ये अंदाज़ा होता है, कोई रास्ता, कोई जिसे कहते हैं उम्मीद की किरण आपको दिखाई देती है जी? देखिए, हमेशा कई दफ़ा अनसीन सर्कमस्टांसेस के अंदर उम्मीदें आती हैं, मगर अगर हम इन्हीं अदवाल को देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। इनको वो लोग जिनको इन्होंने कैद किया हुआ है उनसे डर है, इनको अमेरिका के इलेक्शन से डर है, इनको जो प्रेशर्स हैं, जिन लोगों से कर्जे लिए हैं उनसे जो वादे किए हुए हैं, मुझे नहीं पता कि वो कितने मईशी वादे हैं, फाइनेंशियल वादे हैं या कितने पॉलिटिकल वादे हैं, उससे डर है। तो सिर्फ हुकूमत में रहने के लिए हमारे जैसे मुल्क को जब ऐसे फैसले कर लिए जाते हैं जो अवाम के हक में नहीं है, आज भी आप अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की तालीम या हुनर देना शुरू कर दें, आज भी आप
पानी को जो फ्लड का आ रहा है उसको किसी ना किसी तरीके से प्रिजर्व करना शुरू कर दें। आज भी आप पीपीपीज के मसले को अल्टरनेट तरीके से हल करके उस अल्टरनेट बिजली पैदा कर लें तो और सस्ती कर लें तो शायद आपकी इंडस्ट्री जो है, आपके छोटे किसान या छोटे जो कारोबारी हैं वो लिंक हो जाए इंटरनेशनल। उनको तो आप चांस ही नहीं दे रहे। जिनके पास हल हैं आप सिर्फ चांस अपने वाकफ रिश्तेदार, बेशक वो अमेरिका से पढ़े हैं, इंग्लैंड से पढ़े हैं, उनको देते रहते हैं बार बार आप। और वो जो आपको हल देते हैं वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का है, वो एक ट्रांसफॉर्म करने वाली सोसाइटी के हल नहीं है अभी। ठीक बात जी। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, अब आखिर में हम कैसे इस बात को कंक्लूड करें कि कोई किस तरफ चलें कि कुछ बेहतरी पैदा हो सकती है, यही मैं कह सकता हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं कैसे सवाल को बनाऊं आपके लिए। फौरी तौर पर तो 3 काम करने के हैं। एक तो फिस्कल डेफिसिट को मैं जैसे कह रहा था कंट्रोल करने के लिए अखराजात में कमी करें। टैक्सेस तो अब बहुत ज्यादा लग चुके हैं और इससे ज्यादा लगाएंगे तो ये इकोनॉमी जो ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में है ये और भी कोलैप्स होगी। तो अखराजात बहुत कम हो सकते हैं, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि 4 ट्रिलियन के तो सिर्फ टैक्स एग्जम्पशन है। दूसरा बहुत बड़ा शोबा जो हम इग्नोर किए रखते हैं हर वक्त, वो हमारा एग्रीकल्चर में हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी निकाल सकते हैं जिस तरह की, मगर हम अपने प्रोसेस वहाँ चेंज नहीं कर रहे और पर एकड़ यील्ड हमारी इतनी लो है और यहाँ से हमें जल्द चुके नताइज मिल सकते हैं। इंडस्ट्री तो लगती है उसकी, फिर आपको पता है प्लानिंग होते और प्रोडक्शन आते हुए बहुत टाइम लगता है और अभी इतनी कोई वैल्यू एडेड चीजें हम बनाने की पोजीशन में भी नहीं है। मगर एग्रीकल्चर में हमारा एक हमें एडवांटेज है, एक एज है हमें, मगर वहाँ भी हम अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें, प्रोसेसेस ही चेंज कर लें और अपनी पर एकड़ यील्ड बढ़ा लें तो ना सिर्फ हमारी चीज़ें सस्ती होंगी बल्कि वहाँ से एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी निकल पाएगा। तीसरा ह्यूमन रिसोर्स का मसला है, वो तो डॉक्टर कैसाब ने भी बिल्कुल वजह फरमाया कि अगर उनकी ट्रेनिंग कर ली जाए, उनको कुछ IT के स्किल जो है सेट सिखा दिए जाएँ तो वो बड़ी आसानी से वहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं और उनके लिए भी रोजगार के मौके फराहम हो सकते हैं। अब ये 3 चीजें हैं जिसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात की। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसर साहब, आप क्या लास्ट वर्ड्स क्या कहेंगे इस बात को कंक्लूड करते हुए सारी बहस को? ये बिजली जो है इसके मामले हल करने बहुत जरूरी हैं इमीडिएटली, और फिस्कल भी जो जिन पे टैक्स नहीं लगा हुआ उनको टैक्स लगाएं और जिन पे टैक्स लगा हुआ उस पर कम करें। स्पेशली जो छोटे बिजनेस है उसको फरोग देने की। जब तक इकोनॉमिक सर्कल नहीं चलेगा ना रोजगार मिलेगा, ना ही टैक्स मिलेगा, ना ही सरप्लस पैदा होगा। बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो है इमीडिएटली जहाँ से भी हमें डॉलर कमाए जा सकते हैं हम उसको लीगल डॉलर कमाए जा सकते हैं, हम उसको करें। ठीक बात को करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी, आपने बहुत तफसील के साथ सारे मसले पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान की मईशत का क्या सूरत हाल है और कैसे बेहतर हो सकती है। अल्लाह करे इसमें कुछ बातें सुन ली जाएं और हम आगे बढ़ सकें। इजाज़त चाहता हूँ, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं। जिलानी का हम मुल्क की मईशत पर गुफ्तगू कर रहे हैं और डॉक्टर सलमान शाह साहब, कहना गैर ज़रूरी है कि वज़ीर ख़जाना रहे हैं। ये हमारे मुल्क के बहुत अहम मईशतदान इस लिहाज से है कि इनकी आवाम की सूरत हाल पर नफ्स पे हाथ भी है, जानते हैं कि क्या नक्शा है और कैसे हम गुजर रहे हैं। शाह साहब, मैं हर बार जब ऐसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करता हूँ आपसे ज़रूर बात करता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, सब्ज़ियाँ महंगी, फल महंगे, आज जाए 450 रुपये का तो आपको ये कद्दू किसे कहते हैं, लौकी, ये मिलता है। 600 रुपये की भिंडी मिलती है। दवाई की कीमत अगर आज 10 रुपये है तो कल 12 रुपये और अगले दिन 14। समझ नहीं आता कि हर रोज़ क्यों बढ़ती। डॉलर तो बढ़ नहीं रहा, फिर दवाइयों की कीमत क्यों बढ़ रही है। कुछ चीज़ लोगों के कंट्रोल में नहीं है जी। IPPs का मसला अलग पड़ा हुआ है जी। हर चीज़ आपका अभी तक वो फैसला नहीं हो सका, एग्जीक्यूटिव बोर्ड आपका फैसला नहीं कर सका कि आपको कर्जा देना कि नहीं देना। सुना और शरारतें लग रही हैं। क्या सूरत हाल नज़र आती है मुल्क की मईशत की आपको?
मीसा, जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे थे, इससे तो जाहिर है कि पूरा निज़ाम जो है वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुका है और कोई भी जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काम नहीं कर रहे, जो भी आप पॉलिसीज थोड़ी बहुत बनाते हैं वो नहीं चल रही। IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे जो बोर्ड में जाना था उसमें दुश्वारियां आ गई हैं। आपके दोस्त ममालिक उन्होंने हैंड्स अप किए हुए हैं कि वो कहते हैं अपने घर को पहले ठीक करें फिर हम आपकी मदद करेंगे। तो एक किस्म के भंवर में फंसे हुए हैं पाकिस्तान में और समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। बेसिकली हमारा मुल्क जो है, हमारी इकोनॉमी जो है वो एक मैं उसे कहूँगा, उसका नाम रखूंगा ब्यूरोक्रेटिक कोर्सिव इकोनॉमी। यानी कि ब्यूरोक्रेट्स इसको चलाते हैं, कोर्सिव का मतलब है डंडे से चलाते हैं और जो लोग हैं वो मानते नहीं है कि ये इस तरह से हमें आप नहीं कर सकते। ना ताजर मानते हैं आपकी बात, ना अवाम मानती है। तो आपका ब्यूरोक्रेट जो है वो हेल्पलेस इन अ वे हुआ है और जितना हेल्पलेस होता है उतनी सख्ती वो करता है। तो इस ब्यूरोक्रेटिक कोर्सिव इकोनॉमी को हमने चेंज करना है इनटू अ मार्केट इकोनॉमी, कंपेटिटिव मार्केट इकोनॉमी। तो ये दो डिफरेंट निज़ाम है। मार्केट इकोनॉमी के निज़ाम में आपको डीरेगुलेट करना पड़ेगा, जो ब्यूरोक्रेट की ताकत है उसको ख़त्म करना पड़ेगा और आपको प्राइवेट सेक्टर को सामने लाना पड़ेगा जो आके इन्वेस्ट करें। अभी आप देख लें, सारी हम बातें करते हैं जी वो इन्फ्लेशन अब 11% हो गई है और फलानी चीज इतने हो गई है, लेकिन पॉइंट ये है कि हुकूमत उसी तरह ढांचा उसी तरह खड़ा है, उसी तरह ही सारे काम हो रहे हैं, उसी तरह ही रेगुलेशन है और इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा। ना फॉरेनर्स कर रहे हैं ना आपके लोग कर रहे हैं। और ग्रोथ और जॉब्स और गुर्बत में कमी ये सारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये इन्वेस्टमेंट हम करने में कामयाब हो गए तो इकोनॉमी चल पड़ेगी, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपने रिफॉर्म्स करनी है, आपने नौकरीशाही को कम करना है, उसका उसके जो पावर है उसको आपने कम करना है, कंपटीशन लेके आना है, आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करना है। बहुत सी चीजें करने वाली हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि कोई इसमें इंटरेस्टेड है। कोई चीज जो है वो बस ये है कि लोगों पे टैक्स लगाते जाओ और बिजली जब वो बहुत शोर मचाएं तो थोड़ी बहुत रियायत कर दो, फिर उसके बाद फिर टाइट करना शुरू कर दो। तो कोशिश इस वक्त यही हो रही है कि पुराने निज़ाम को किसी तरह चलाते रहें और जो ताकतवर लोग हैं वो ताकत अपनी एंजॉय करते रहें, बाकी लोग जो हैं वो उसकी जद में आके उनकी हालात और खराब होते जा रहे हैं और वो जो इकोनॉमी है फर्दर स्लो डाउन में है, फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट है। शाह साहब, आप इसे ब्यूरोक्रेटिक कोर्सिव इकोनॉमी कहते हैं, इससे निकलकर मार्केट इकोनॉमी में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस वक्त जहां हम खड़े हैं क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले जो काम है वो हमें ब्यूरोक्रेसी की ताकत खत्म करनी पड़ेगी। ठीक। हमें जो ये पावर जो इनको मिली हुई है कि ये भी हर चीज में आटे की कीमत से लेके गोश्त की कीमत फिट करते हैं और उसके बाद हर चीज में इनका दखल है, उसको खत्म करना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक तकरीबन 80% इकोनॉमी जो है वो ब्यूरोक्रेट के हुक्म पे चलती है। तो इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। मार्केट में आपको सप्लाई और डिमांड की बेसिस पे, कंपटीशन की बेसिस पे काम करना है। अगर आप सारा दिन बैठे यही सोचते रहें कि ब्यूरोक्रेट से हम कैसे फायदा उठाएंगे तो वो सारे लोग इस्लामाबाद जाएंगे। अगर आप डीरेगुलेट करके मार्केट इकोनॉमी बनाएंगे तो सारे लोग फिर मार्केट में आएंगे और अवाम के लिए वो सबसे बेहतर सिस्टम होगा जिसमें सप्लाई जो है सप्लायर compete करेगा और उसमें तो कहते हैं ना कस्टमर इज किंग, यानी कि अवाम किंग है। तो वो निज़ाम बनाने के लिए आपको डीरेगुलेट करना पड़ेगा, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स की ताकत को आपने काबू करना है। उसके बाद आपने फिर सप्लाई साइड पे कंपटीशन पैदा करना है कि ये जो बिजनेसमैन है ये आपस में compete करें, आपस में मुकाबला जब करेंगे चीजें सस्ती भी होंगी, बेहतर भी होंगी, दुनिया में compete बाहर भी जा सकेंगे।
हमारा तो सारा निज़ाम जो है वो अब ब्यूरोक्रेट के पास है। एनर्जी सेक्टर देख लें, सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं। आप एक्सपोर्ट्स में भी अब सारी चीज़ों में सारा कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी का है। तो किसी तरफ से भी कोई आज़ाद इकोनॉमी नहीं है और हमें अब फ्री मार्केट इकोनॉमी चाहिए, और जो कि बड़ी सक्सेसफुल सारी दुनिया में हुई है। लेकिन हम बातें तो बड़े करते हैं और हमने अरबों डॉलर्स कर्जे भी ले चुके हैं वर्ल्ड बैंक से और IMF से। 24 प्रोग्राम तो IMF से किए हैं और वो किए इसीलिए थे कि हम मार्केट इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन हम पैसे ले लेते हैं, उसके बाद ब्यूरोक्रेट को हम और तगड़ा कर देते हैं। वो समझते हैं कि उनकी वजह से ये पैसा आया है, लेकिन वो फिर अब तंग पड़ गए ना। इंटरनेशनली भी आपसे तंग पड़ चुके हैं, आपके दोस्त भी तंग पड़ चुके हैं, IMF भी तंग पड़ चुकी है। सारे जो हैं वो यही कहते हैं कि भाई अब अपना घर को सीधा करें। ये घर को कैसे सीधा करें? कहते हैं FBR आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि ना टैक्स पूरा इकट्ठा होता है, या उन लोगों को टैक्स लगता है जो प्रिविलेज नहीं है, गरीब आदमी पर ज़्यादा लगता है और उन पर नहीं लगता जिन पर लगना चाहिए। कुछ तरीका, आप पहले ठीक कह रहे हैं कि नौकरशाही ने कब्जा कर रखा है, तो क्या किया जाए? कोई इलाज आप बता सकते हैं, कोई आसान नुस्खा के? इस साल का जो बजट है हमारा 28,000 अरब रुपए का बजट है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलके खर्च करेंगी, और ये सारा का सारा पैसा ब्यूरोक्रेट खर्च करेगा। ठीक है। और तो भाई ये 28,000 अरब को कम से कम 28 से 20,000 तो करें ना। जो आपने बात की ना, सबसे पहली जो नंबर 1 स्टेप है, आप कहें जी हमें 20,000 से ज्यादा खर्च नहीं करना। जैसे अपने घर में आपकी अगर आमदन नहीं है और आप आमदन से ज्यादा खर्च करते चले जा रहे हैं, तो आपको कभी ना कभी तो रेड लाइन लगानी है ना कि जी इससे ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो पहला स्टेप ये है कि आप कहें जी कि हमने ये 20,000 अरब से ज्यादा नहीं खर्च करना, बस सारे लोग अपने अपने तौर पे अपना कट करें बजट। सारे डिपार्टमेंट्स आपको पता है 18वीं अमेंडमेंट के बाद ज्यादा काम तो प्रोविंसेस के पास है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उतने ही महकमे बनाए हुए हैं, नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो रही है, उधर भी ब्यूरोक्रेट बैठा है, नीचे भी ब्यूरोक्रेट बैठा है। फिर वो अब तो लोकल गवर्नमेंट में भी DC बैठा होता है, वहाँ पे AC बैठा होता है, वो लोकल गवर्नमेंट भी आपने उनके काबू में दी हुई है। तो कोई चीज तो है ही नहीं है जो पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है कोई मार्केट बेसिस पे चले। तो आई थिंक बड़ी मेजर काम करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ी बहुत सुर्खी पाउडर लगाने से काम नहीं बनेगा। ठीक बात, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपने बहुत तफसील के साथ ये बात बताई। असल फसाद की जड़ हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, और ये नौकरशाही का एक जाबराना निज़ाम है जो हमें कंट्रोल किए हुए और फ्री मार्केट इकॉनमी पैदा नहीं होने दे रहा, जिसके नतीजे के तौर पर आम आदमी भी पिस रहा है और लोगों को इसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।